हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थेरेपी। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। साइकोथेरेपीज के बारे में हमने समझा था। साइकोथेरेपी क्या होता है, साइकोथेरेपिस्ट कौन होता है, थेरेपिस्ट कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता चल गई थी फर्स्ट वीडियो में। साइकोथेरेपीज मतलब ऐसी थेरेपीज जो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम या जो आपकी आपकी कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, आपको डील करने में, आपको उससे डील करने में मदद करती है, राइट? जो आपकी ट्रीटमेंट में काम आती है। साइकोथेरेपीज जो हैं दे डिफर ग्रेटली इन देयर कंसेप्ट्स, द काइंड ऑफ कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। इसको टीएमसी करके भी याद कर सकते हो, टेक्निक्स, मेथड्स, कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट्स मतलब कि कौन क्या उनके कंसेप्ट्स हैं, क्या मेथडोलॉजी उस थेरेपी में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ओ तो वो डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट जो साइकोथेरेपीज़ हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनके कंसेप्ट भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, साइकोडायनामिक स्कूल था, देन बिहेवियरिस्ट थे जो हर बिहेवियर के लिए बोलते थे, फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है, आपने ये सब स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ऐसे ही जितने थेरेपिस्ट हैं, थेरेपीज़ जो हैं उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी? साइकोडायनामिक, बिहेवियरल और एक्जिस्टेंशियल, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही 3 थेरेपीज़ हैं, इनके अंदर बहुत सी सब थेरेपीज़ भी आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कौन सबसे पहले आया, तो साइकोडायनामिक थेरेपी जो है सबसे पहले आई। उसके बाद आई बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक आई सबसे पहले, उसके बाद आई बिहेवियर थेरेपी और थर्ड नंबर पर आई आपकी एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, जिसको थर्ड फोर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे लास्ट में इमर्ज हुई। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है थेरेपीज को? कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना कि जिसकी वजह से हमने डिसाइड करा कि अगर ये पैरामीटर होंगे तो इसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। तो वो हम बात करेंगे। ये 6 सवाल हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हमने डिवीजन किया है और इनको हम एक-एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला तो है व्हाट इज़ द कॉज़, ठीक है, कि रूट कॉज़ क्या है प्रॉब्लम का, जड़ क्या है प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। देन व्हाट इज़ द हाउ डिड इट द कॉज़ केम इनटू एक्जिस्टेंस, मतलब कि जो भी कॉज़ है, जो भी रूट कॉज़ है, जो भी प्रॉब्लम की वजह है, उस वो वजह एक्जिस्टेंस में आई कैसे, ठीक है? उसके बाद चीफ मेथड क्या हम ट्रीटमेंट का दे सकते हैं। द नेचर ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, कि क्या रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट का, जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द चीफ बेनिफिट्स, क्लाइंट को जो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में चीफ मेथड की बात कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। एंड लास्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कि आखिरकार कितना लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है जो प्रॉब्लम लेके आया है क्लाइंट। ठीक है, तो ये सारी 6 के 6 क्वेश्चंस हम डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट हैज लेड टू द प्रॉब्लम। ना तीनों पर्सपेक्टिव से हर क्वेश्चन को का आंसर 3 पर्सपेक्टिव से होगा। साइकोडायनामिक थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, और एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ पहला थेरेपी है साइकोडायनामिक थेरेपी, क्योंकि ये सबसे पहले आई थी। ठीक है, साइकोडायनामिक बोलती है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना हमें ज़्यादातर, वो होती हैं बिकॉज ऑफ द इंट्रा साइकी कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे अंदर जो प्रेजेंट है किसी साइकी के अंदर, किसी पर्सन के, वो ही सोर्स है, वो ही जड़ है सारी मुसीबतों की। इंट्रा साइकी कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जो आपके अंदर द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, क्या करूं। जो आपकी बेसिकली इड, ईगो, सुपर ईगो में भी आपने देखा ना कॉन्फ्लिक्ट होता है इंट्रा साइकी की वजह से। उसकी बात हो रही है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये तो इतना तो आपको पता है कि इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और हमारी ईगो बेचारी इन दोनों को बैलेंस करने में लगी रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इंट्रोसाइकी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा बोलता है साइकोडायनामिक थेरेपी का पर्सपेक्टिव। उसके बाद जी बिहेवियर थेरेपीज वाले क्या बोलते हैं ना, बिहेवियर थेरेपी बोलती है कि जी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ना कोई फॉल्टी लर्निंग कर ली है। फॉल्टी लर्निंग की मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत बिहेवियर लर्न कर लिए हैं, या फिर हमारे गलत कॉग्निशंस हैं। कॉग्निशंस मतलब हमारी सोच या थिंकिंग, थिंकिंग पैटर्न।
हमारे रॉन्ग है, ठीक है? अगर आपको याद हो एल्बर्ट बंड्यूरा वाला इंसिडेंट, उसमें वो पूरा एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट होता है ना? और बोबोडॉल में कुछ बच्चे बोबो डॉल के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में होता हुआ, कि किक कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, इस तरीके से बोबो डॉल के साथ कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन कि बाद में उनके बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जा रहा है या पनिश किया जा रहा है। तो इसी तरह से कई लोग, कई बच्चे सीख लेते हैं फॉल्टी लर्निंग्स या फॉल्टी बिहेवियर, क्योंकि देखा, अब मान लो अगर किसी बच्चे के घर में ऐसा माहौल है अनफॉर्च्यूनेटली कि बहुत गाली-गलौज चलती है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, तो बच्चे भी वहाँ से पिक कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनको समझ नहीं है कि ये गाली देना बुरी बात होती है या ऐसे नहीं बात करना चाहिए। जिस माहौल में वो पले-बढ़ रहे हैं, वैसे ही वो भी बिहेव करने लग जाएँगे, वो भी उस तरीके से गाली-गलौज करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों के सामने बहुत सेंसिटिवली बिहेव करना चाहिए, और हँसी-मज़ाक में भी आपको कोई फाउल लैंग्वेज का या गंदे शब्द का इस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे देख करके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है? नाउ बात करते हैं एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ की। एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ जो हैं ये थर्ड फोर्स हैं, ये सबसे लास्ट में आई हैं, और इनका कहना है कि क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस इन लाइफ, मतलब जब हमें बहुत गहरे क्वेश्चंस जब हम अपने आप से करते हैं ना, कि हमारी ज़िंदगी का के मायने क्या हैं? हम धरती पे क्या करने आए हैं? क्या खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, और मतलब अभी हम माँ-बाप की सेवा कर रहे हैं, फिर जब हम बूढ़े हो जाएँगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे और फिर हम मर जाएँगे। क्या इतनी ही ज़िंदगी है? या इसके बियॉन्ड भी लाइफ़ में कुछ है अचीव करने को? हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? तो जब इस तरीके के कुछ डीप क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं और उनके जवाब हम नहीं ढूँढ पाते हैं, तब हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कहना है एक्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात आती है कि हाउ डिड द कॉज़ केम इनटू एक्जिस्टेंस? अभी तो ये हुआ कि भई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है? अभी ये हो रहा है कि प्रॉब्लम एक्जिस्टेंस में आई कैसे? तो अभी साइकोडायनामिक थेरेपीज़ वाले बोलते हैं कि कुछ ना बच्चे की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं बचपन में। इंट्रा-साइकी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है कि कुछ करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, और उसकी वजह से उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से जो बचपन की, वो अभी तक परेशान कर रही हैं, जो या फिर कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं, कुछ ऐसा डर है जिससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत बारी टीवी रियलिटी शोज़ में भी देखा होगा कि माँ-बाप आके ये बोलते हैं कि मेरा बहुत सपना था कि मैं डांसर बनूँ, या मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूँ बहुत अच्छा, ठीक है? मैंने भी बहुत ज़्यादा सिंगिंग में ट्रेनिंग हासिल करी है, लेकिन क्योंकि मैं सपना नहीं वो पूरा कर पाया, तो अब मेरा बेटा मेरा सपना जी रहा है ना? तो इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि देखो, उस इंसान का एक सपना था कि वो सिंगर बनना चाहता है, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे थे कि वो कहीं और किसी और नौकरी में चले गए, फिर उनकी शादी हुई, उनका बच्चा हुआ, और वही सपना उन्होंने अपने बच्चे को ट्रांसफ़र किया और फिर उसको उसके थ्रू अपना सपना जी रहे हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ-बाप के सपने को पूरा नहीं करते, और वो किसी और ही अपने उनके अलग सपने होते हैं और वो उनको जीते हैं। यहाँ पे देखो, गलत और सही की बात नहीं हो रही कि गलत क्या और सही क्या, ये नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सपने होते हैं जिनको जो हम पूरा करना चाहते थे, जो हम बनना चाहते थे, हालात कुछ ज़िंदगी के ऐसे थे कि हम वो नहीं कर पाए और अब हम कुछ और कर रहे हैं, किसी और तरीके के प्रोफ़ेशन में हैं। तो उसकी वजह से मिड लाइफ क्राइसिस की अगर आपने बारे में सुना हो, तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि करते-करते बंदा 40-50 का हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कर नहीं पाता, तो बोलता है कि अब छोड़ो, अब मैं रिटायर हो अर्ली रिटायरमेंट लेके मैं बिज़नेस करना चाहता था, मैं अपना पैसा बिज़नेस में लगाऊँगा, या मैं ये करना चाहता था, मैं तो अब पैसा वहाँ इन्वेस्ट करूँगा। तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है और बहुत बारी नहीं भी होता, तो मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं कि पैसा अर्न करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस वजह से, ठीक है? तो बेसिकली हमारी जो इच्छाएँ दबी रह गईं, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से, या फिर बचपन में कोई फ़ियर किसी तरीके का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने बचपन में
किसी बच्चे का मैं एक केस लेती हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे एक केस में एक बच्चे को बचपन में मारा-पीटा बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा मारा-पीटा जाता था और उसके बाद उसको क्या है बाथरूम में बंद करके लाइट बंद कर दी जाती थी। अब उसको ऐसा डर बैठ गया कि वो कहीं भी लाइट अंधेरे में तो वो बिल्कुल सर्वाइव ही उसका मुश्किल हो जाता है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, इतना फ़ोबिया हो गया अंधेरे से। रात को बत्तियाँ जलेंगी, हर जगह बत्तियाँ जलेंगी और स्मॉल स्पेसेस का, लिफ्ट का फ़ोबिया हो गया। जहाँ जहाँ पे भी छोटी जगह है, फँसने की दिक्कत है, बंद होने की दिक्कत है, तो वहाँ पे उस बच्चे को डर बैठ गया, तो फ़ोबिया हो गया। तो मतलब कुछ तो फ़ियर है जो रिज़ॉल्व नहीं हुआ, अनरिज़ॉल्व्ड फ़ियर है। तो इस तरीके की चीज़ें साइकोडायनामिक थेरेपी वाले बोलते हैं। नाउ बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो अगेन बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो सारी चीज़ें उनकी बिहेवियर से रिलेटेड है। तो वो बोलते हैं कि फॉल्टी कंडीशनिंग है पैटर्न्स की। कुछ गलत पैटर्न बच्चे ने सीख लिए हैं, फॉल्टी लर्निंग हो गई है। उनके थिंकिंग पैटर्न जैसे पहले हम पढ़ रहे थे कॉग्निशन के बारे में कि उनका थिंकिंग पैटर्न, सोचने का तरीका, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा फॉल्टी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बॉस सही नहीं है, जॉब सही नहीं है, ये घर नहीं सही है, पड़ोसी सही नहीं है, आज इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे, हमेशा कंप्लेंट, कंप्लेंट, कंप्लेंट। बच्चा अगर इस माहौल में पल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उस बच्चे की भी आदत ऐसी ही हो जाएगी। हर चीज़ को पेसिमिस्टिक वे में देखेगा, हर चीज़ को नेगेटिवली देखेगा और हर चीज़ में उसको भी कंप्लेंट करने की आदत हो जाएगी। ठीक है? तो मैल अडैप्टिव वेज, तो उसने बेसिकली फॉल्टी थिंकिंग, एक गलत सोचने का तरीका उसका बन जाएगा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया गलत हो जाएगा और वहाँ से उसके बिलीफ सिस्टम्स पे भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है? जिसकी वज़ह से मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स होंगे। जैसे मान लो अगर उसने देखा कि भई अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो कल को क्या करेगा? जब उसको स्ट्रेस होने लगेगा वो भी ट्राई करेगा छुप-छुप के, पहले तो छुप-छुप के ही चोरी-चोरी ड्रिंक करने की कोशिश करेगा या सिगरेट पीने की कोशिश करेगा, है ना? क्योंकि यही पैटर्न उसने देखा है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हो जाते हैं जिसकी वज़ह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये हो गया जी बिहेवियर थेरेपी। अब आते हैं एक्जिस्टेंशियल थेरेपी पे। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी बोलती है प्लेसेस इंपॉर्टेंट ऑन द प्रेज़ेंट। एक्जिस्टेंशियल जो है आपके प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करती है कि करंट अगर फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस है किसी में, ठीक है? किसी को एलियनेशन मतलब कि एलियन जैसा फ़ील करना कि ये मान लो आप दिल्ली में पले-बड़े हो, ठीक है? दिल्ली में सब ज़्यादातर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी इस तरह की मिक्स लैंग्वेज है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है? लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो गया जी तमिलनाडु में या कर्नाटका में। अभी वहाँ पे तो आपको नहीं आती तमिल भाषा, नहीं आती आपको, या आपको कर्नाटका की कन्नड़ा तो नहीं आती है। तो फिर अभी आपको वहाँ पे एलियन जैसा फ़ील होगा कि यार हर जगह जो बिल बोर्ड्स हैं, दुकानों के बोर्ड हैं या किसी शॉप का बोर्ड है, बिल बोर्ड्स हैं, वहाँ पे भी उसमें भी कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है? और क्या कहते हैं, जो लोग लैंग्वेज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो भी वही बोल रहे हैं और मेरे को तो कन्नड़ा आती ही नहीं है। तो फिर आप बेंगलुरु में बहुत अकेला-अकेला फ़ील करोगे। तो लोनलीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, एलियनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ सेंस ऑफ फ्रूटफुल हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ही क्यों है? एग्जिस्टेंस से बेसिकली एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में आपकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती है। दैट कैन आल्सो बी द कॉज़ ठीक है? वो दैट कैन आल्सो बी द कॉज़। देन व्हाट इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? अभी तो अब हम बात करेंगे कि मेथड क्या होता है ट्रीटमेंट का। नाउ डायनेमिक थेरेपी जो है वो मेथड क्या यूज़ करती है? वो करती है फ्री एसोसिएशन का मेथड यूज़। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? फ्री एसोसिएशन में आपको थेरेपिस्ट बोलता है कि आप जो कहना चाहते हो, जैसे बेसिकली ये सिगमंड फ्रॉइड के मेथड्स हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। तो जो उनका एक काउच होता है, ऐसे एक सोफा होता है, उस पे लिटा दिया जाता है पेशेंट्स को ताकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाएं, ठीक है, आराम से थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में। और थेरेपिस्ट उनके सामने नहीं बैठता, थेरेपिस्ट उनके पीछे यहाँ पे चेयर लेके थेरेपिस्ट बैठा होता है, क्योंकि फेस टू फेस फिर वो थेरेपिस्ट की शक्ल देख के जज करने की कोशिश करेंगे कि इसके चेहरे पे हाव भाव कैसे हैं, जेस्चर्स कैसे हैं, क्या ये मेरी बात को अब मुझे जज कर रहा है, मैंने इसको इसके अपने बारे में ये एक बात बताई है, तो ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है? तो इसलिए वो ये सब ना हो सके और वो आराम से जो भी उनके मन में है वो कह सकें, वो थेरेपिस्ट जो है उनके काउच के पीछे बैठते हैं चेयर लेके।
और उनको बोलते हैं कि आपने जो बोलना है ना, आप बोलो, जो भी आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी है आप बस बोलते जाओ। और वो बिना इंटरप्ट करे नॉन स्टॉप मतलब क्लाइंट जो है वो बोलता है, और थेरेपिस्ट का काम होता है कि बिना उनको इंटरप्ट करे, बिना उनकी बात को रोके-टोके, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे कोई सवाल वो नहीं करते और चुपचाप बस उसको सुनते हैं। और फिर क्या करते हैं कि सुनते-सुनते उनको काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल मिलता है कि जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं और बाद में उनको उनके कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने में वो मटीरियल मटीरियल मतलब जो भी उन्होंने वर्बली बोला होता है, ठीक है? वो उनको हेल्प करता है। थेरेपिस्ट को वहाँ से काफ़ी कुछ पता चलता है उनके बारे में कि उनका जो भी वो बातें करते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा, ऑफ़िस में कोलीग कैसे हैं, घर का माहौल कैसा था, जो उनको बोलना है वो बोलते हैं। तो वो उनको बोलने देते हैं। और थेरेपिस्ट जो होता है बैठ के ही इज मेकिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? दैट इज व्हाट हैपन। एंड नाउ ऐसे ही एक ड्रीम, जैसे फ्री एसोसिएशन है, ऐसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी होता है। ड्रीम्स मतलब जो हमें सपने आते हैं, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी रहती हैं। कई बार आपने ऑब्जर्व करा होगा सारा दिन में जो भी आपके आसपास होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, कई बार टीवी पे आप कुछ देख के सो रहे हो, हॉरर मूवी देख के सो रहे हो, तो सपने में ऐसे भूत भूत वाला कुछ आ जाता है ना? तो क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठा हुआ है। इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ। कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और आप उसको मास्टर करना चाहते हो, बात सिर्फ़ साइकोलॉजी की नहीं है, अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का डिफ़िकल्ट लगता है, तो सोने से पहले 10-15 मिनट उस टॉपिक को आप देखो, पढ़ो, नहीं समझ आ रहा तो भी आप पढ़ो, कम से कम बस रीड कर लो, ठीक है? उसको पढ़ो और सोने से पहले किताब बंद करके उसको उसके बाद सो जाओ। धीरे करके चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में माइंड में बैठना शुरू हो जाएँगी। अगर कुछ लर्न नहीं हो रहा है तो भी। सोने से पहले पढ़ो और उठ के जब आप फ्रेशन अप हो जाते हो तो 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उठ जाओ और ऐसे ही आप करो। उठ के फ्रेशन अप होने के बाद अपना रूम में नहीं तो बालकनी में, छत पे जाके कहीं पे भी थोड़ा फ्रेश एयर में जाके उसको वही इस चीज़ को जो आपको नहीं समझ आ रही है या याद नहीं हो रही है या वो पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, आप उसको एक बारी पढ़ लो, 2 बारी पढ़ लो, थोड़ा रिवाइज़ कर लो। देखना आपके धीरे-धीरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठ जाएँगी और आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। यू कैन ट्राई दैट आउट, ठीक है? अच्छा, ड्रीम इंटरप्रिटेशन इसका समझ आ गया ना कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या ड्रीम आया? डियर ज़िंदगी में भी एक सीन है कि जब उसको आलिया भट्ट को एक सपना आता है और वो बताती है और शाहरुख खान उस सपने का इंटरप्रिटेशन करता है, तो कुछ वैसा सा ही है। अगर डियर ज़िंदगी मूवी नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है? अच्छा जी, अभी थर्ड है हमारी बिहेवियर थेरेपी, ठीक है? तो बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी तो एज़ यूजुअल बोलती है कि फॉल्टी पैटर्न है, कंडीशनिंग है आपकी, ऐसे है तो सेटअप करेंगे हम उसका अल्टरनेटिव बिहेवियरल चेंजेस। अल्टरनेटिव बिहेवियरल चेंजेस मतलब कि आपने कुछ जो गलत सीखा है, उसकी बजाय हम दूसरा अच्छा ठीक बिहेवियर सीखेंगे। जिससे आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो। कॉग्निट अगर आपने जो कोई रॉन्ग थिंकिंग आपकी जो फॉल्टी थिंकिंग आपने सीखी है, तो आपके कॉग्निटिव पैटर्न्स को हम चेंज करेंगे थ्रू थेरेपी, ठीक है? और उन पैटर्न्स को चेंज करके, चैलेंज करके, चेंज करके हम ट्राई करेंगे कि आपकी साइकोलॉजिकल जो आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको ओवरकम कर सकें, ठीक है? देन एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या बोलती है? साइकोडायनामिक तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन और उसके बारे में बोलता है। बिहेवियरल हमने देख लिया कि आपकी थिंकिंग को चेंज करेंगे, सोचने का तरीका ठीक करेंगे, फॉल्टी पैटर्न्स जो है उसको ठीक करेंगे। और एक्जिस्टेंशियल एक्जिस्टेंशियल बोलती है कि आपका जो थेरेपेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स थेरेपेटिक एक आपके आसपास एक थेरेपेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, एक्सेप्टिंग होता है, नॉन जजमेंटल होता है। ठीक है, वैसे भी हर किसी थेरेपिस्ट को नॉन जजमेंटल होना ही चाहिए। आप क्लाइंट को जज नहीं कर सकते कि हो अच्छा ये इतने गुस्से वाला है, इसने ऐसे किया, इसने हाथ उठा दिया, गाली गलौज करी, ये करा, ऐसे नहीं होता। फिर नॉर्मल लोगों में और आपने जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, इतनी पढ़ाई करी है, और कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा अगर आप भी ऐसे बिहेव करोगे। सो यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, एक्सेप्टिंग एंड पॉजिटिव। आपको बस ये फिगर आउट करना होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं और कहाँ कहाँ पे आपको काम करना है एज अ थेरेपिस्ट। द क्लाइंट इज एबल टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड द थेरेपिस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। तो एज अ थेरेपिस्ट क्लाइंट तो अपनी प्रॉब्लम्स को बात कर रहा है और आपका काम होता है कि उसको हेल्प करना कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को अचीव कर पाए, ठीक है? उसको अपने आप को ग्रो कर पाए एक बेहतर इंसान में, उस चीज़ के लिए उस
की फैसिलिटेशन करना, मतलब उस मदद करना उस चीज़ को अचीव करने के लिए, दैट इज़ ऑल एक थेरेपिस्ट का काम होता है। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट? अब थेरेपिस्ट हर थेरेपी का क्योंकि प्रोसीजर अलग है, हर थेरेपी अलग है, सब कुछ अलग है, तो वो बोल रहे की है कि कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, एक जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है। नाउ साइकोडायनेमिक थेरेपी की अगर हम बात करें, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी एज्यूम करती है कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इसमें क्लाइंट का जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है वो थेरेपिस्ट समझता है बेटर देन द क्लाइंट। ऑफ कोर्स क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो आपके पास आया, और एज अ थेरेपिस्ट आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसकी इंट्रासाइकी, क्या उसके इड ईगो सुपर ईगो में या उसके दिल और दिमाग के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, हेंस द थेरेपिस्ट हु इंटरप्रेट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो एज अ थेरेपिस्ट आप उसके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हो, and client of feelings of the client, so that जो क्लाइंट है दे कैन गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें क्या गड़बड़ गड़बड़ चल रही हैं। आपने बहुत जगह इंटरनेट पे एक पिक्चर देखी होगी कि फेस बना होता है, दो लोगों के चेहरे बने होते हैं, एक तरफ थेरेपिस्ट होता है, एक तरफ क्लाइंट होता है। क्लाइंट कुछ ऐसी उलझी बातें करता है जो यहाँ आके एक सुलझा हुआ थ्रेड बन जाती हैं। तो क्लाइंट एज अ थेरेपिस्ट आपका काम है कि उसकी उलझी हुई बातों में से उसको पूरा सुलझा के उसको समझाना चीज़ें। ठीक है, उसके थॉट्स को जो वो समझ नहीं, अपने थॉट्स को, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो चल रहा होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं, शब्द ठीक से बयान भी नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं समझा पाते हैं। लेकिन एक थेरेपिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट, याद है आपको हमने पढ़ा था कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है आपकी हाई होनी चाहिए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो यही होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, कि आप सामने वाले के इमोशंस को समझ सकते हो, उसके थॉट्स को समझ सकते हो, वो क्या कहना चाह रहा है आप समझ सकते हो, और आप यू कैन help them gain insight, you know. So that is what psychodynamic therapists do. Now बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट जो होते हैं एज यूजुअल फॉल्टी बिहेवियर है, उनकी तो सुई अटकी हुई है एक ही बात पे, हर किसी की वैसे एक ही बात पे अटकी हुई है, तो फॉल्टी बिहेवियर है जी। ठीक है, फॉल्टी बिहेवियर है, थिंकिंग पैटर्न गलत है, तो इट फर्दर एज्यूम्स दैट थेरेपिस्ट जो है इट इज केपेबल टू फाइंड आउट द करेक्ट बिहेवियर। तो थेरेपी उसको समझ आता है सारी बातें सुन के क्लाइंट की, कि कहाँ पे बिहेवियर हमने इनका ठीक करना है, कहाँ पे ये ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, इनके सोचने का तरीका गलत है, तो कैसे हमने इनके थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है। कि भाई पहले तो अपनी सोच ठीक रखो, क्योंकि जब गलत ही सोचोगे तो गलत ही करोगे। तो पहले तो अपना जिंदगी को देखने का नजरिया ठीक करो, सिचुएशन को देखने का नजरिया ठीक करो, ज्यादा पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। हर चीज में पहले कई लोग जो है नेगेटिव पहले सोच लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप ठीक करो, एंड देन अडैप्ट कैसे करना है लाइफ में प्रॉब्लम्स को। तो बोथ जो साइकोडायनामिक अप्रोचेज़ हैं, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी के थेरेपीज़ हैं, दे अज्यूम दैट थेरेपिस्ट इज़ केपेबल ऑफ अराइविंग सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्यों, ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जिस्टेंशियल के बारे में पढ़ोगे। तो बिहेवियर थेरेपी हो या साइकोडायनामिक थेरेपी हो, दोनों ही ये मानना है कि थेरेपिस्ट इज केपेबल, थेरेपिस्ट की ड्यूटी भी है, और वो इस इतना केपेबल है कि वो सोल्यूशन ढूंढ के दे सकता है क्लाइंट की प्रॉब्लम का। ठीक है जी। लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल बोलते हैं कि थेरेपिस्ट merely प्रोवाइड अ वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप इन विच क्लाइंट सिक्योर फील करता है। थेरेपिस्ट, अब एग्जिस्टेंशियल वालों का ये मानना है कि भाई थेरेपिस्ट तो सिर्फ एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देता है, एक पॉजिटिव एक्सेप्टिंग वार्म एनवायरनमेंट, एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है बहुत सिक्योर फील करता है, और खुद ही एक्सप्लोर करता है वो नेचर को एंड कॉजेस को अपने प्रॉब्लम्स की, जिसकी वजह से उसको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक है ना, कि बहुत बार ये आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप बोलते हो यार तुझे नहीं पता ना, तो तू चुप रह, तुझे नहीं पता ना कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरी जगह पे तू तो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को पता है ना कि मैं ऐसे नहीं कर सकता जो तू बोल रहे हैं, या ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, तो तू चुप रह। हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल वाले बोलते हैं कि देखो जी, हम क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते,
लेकिन हाँ, जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनको एक पॉज़िटिव सेल्फ रिगार्ड देते हैं, एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप होता है, एक वार्म रिलेशनशिप होता है, हम उनको जज नहीं करते उनके किसी भी एक्ट के लिए। तो हम एक ऐसा माहौल एक तैयार करके देते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जी जिसमें क्लाइंट को सिक्योरिटी फ़ील होती है। उसको लगता है कि हाँ यार, मतलब ये एक ऐसी सेफ स्पेस है जहाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, अपने थॉट्स के बारे में कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ और फिर उन्हीं बातें करते उसको अपनी प्रॉब्लम्स का कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उसको खुद ही मिल जाता है। जब उसको इतना पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, इतना अंडरस्टैंडिंग एक सिक्योर एटमॉस्फेयर मिलता है तो, ठीक है? देन आता है क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज़ व्हाट इज़ द चीफ बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। अब जी हमने जो भी थेरेपीज़ हमने डिसाइड करी हैं करने के लिए, तो अब उसमें से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? साइकोडायनामिक थेरेपी से। सो साइकोडायनामिक थेरेपी से अगर कोई थेरेपिस्ट इस थेरेपी को देता है, तो क्लाइंट को क्या मिलता है इससे? इमोशनल इनसाइट मिलती है। क्या मिलता है? इमोशनल इनसाइट मतलब अपने इमोशंस को जानने का अपने इमोशंस को पहचानने का जो उसको इमोशनली जो भी उसके अंदर हलचल मची हुई थी उसको वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्यों फ़ील कर रहा हूँ, क्या है, वो सब उसको क्लैरिटी मिलती है। एज़ एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ये क्लाइंट को ट्रीटमेंट के लिए। नाउ इमोशनल इनसाइट इज़ प्रेज़ेंट व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड इमोशनल इनसाइट क्या होता है? इमोशनल इनसाइट इज़ प्रेज़ेंट व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स हिज़ और हिज़ कॉन्फ्लिक्ट इंटेलेक्चुअली। बेसिकली जब आपको अपने इड ईगो, सुपर ईगो की बातें समझ आने लगती है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है और मेरा बेचारा ईगो और ये सुपर ईगो तो मेरी मोरालिटी भी बीच में आ रही है। तो बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, अपने कॉन्फ्लिक्ट उनको समझ में आता है एंड दे आर एबल टू एक्सेप्ट। बहुत बारी हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसे क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया? ऐसे मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो जब वो हमें एक अपनी कॉन्फ्लिक्ट समझ आती है, अपने इमोशंस को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। कई बारी हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम बदलेंगे। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो चेंज कहाँ से करेंगे? ठीक है? अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं, नहीं ये तो सही बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं तो गुस्सा करना तो गलत बात होती है, मैं क्यों मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है? भई आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी क्या करना है? लेकिन व्हाट कैन आई डू? ठीक है, वो उस बंदे से मैं अगर डिस्टेंस मेंटेन कर सकती हूँ तो मैं उस बंदे से डिस्टेंस मेंटेन करूँगी। नहीं कर सकती तो मैं देखूँगी कि मुझे आई शुड मेडिटेट या फिर अगर वो उस रूम में प्रेज़ेंट है तो मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, थोड़ा बैक फुट पे चली जाऊँ या मैं चीज़ों को इग्नोर करना सीखूँ ताकि मुझे ज़्यादा गुस्सा ना आए। ठीक है? तो ये एक्सेप्टेंस आएगी, पहले तो मुझे ये समझ आएगी इंटेलेक्चुअली मैं समझूँगी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और तभी मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? तो साइकोडायनामिक में क्या बेनिफिट होता है कि एक तो आपको कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग आती है, इमोशनल इनसाइट आती है नंबर 1। दूसरी चीज़ आप कॉन्फ्लिक्ट को इंटेलेक्चुअली समझ पाते हो। तीसरी चीज़ आप उसको एक्सेप्ट करते हो और चौथी चीज़ कि आप उसको फिर चेंज भी कर पाते हो। नाउ द क्लाइंट सिम्पटम्स ऑफ डिस्ट्रेस ऑब्वियसली इससे रिड्यूस हो जाते हैं। जो चीज़ से हमें तकलीफ हो रही है वो चीज़ हमारी रिड्यूस हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी से क्या बेनिफिट होता है? बिहेवियर थेरेपी से जो भी हमारे फॉल्टी बिहेवियर थे, जो भी हमारे थॉट पैटर्न गड़बड़ चल रहे थे, बेसिकली उसमें हम न्यू थॉट पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, एक हेल्दी बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? कि भई सही तरीका क्या है अपने बिहेवियर का। तो एक बिहेवियर को हम अच्छे मतलब जो अनहेल्दी बिहेवियर है, ठीक है? उसको पॉज़िटिव जैसे मान लो अनहेल्दी बिहेवियर मान लो आप कि ये अनहेल्दी बिहेवियर कैसे लिख रही हूँ मैं? अनहेल्दी बिहेवियर है मान लो स्मोकिंग का, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी को स्मोकिंग की आदत है जब भी उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो अब ये एक अनहेल्दी पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ये एक फॉल्टी बिहेवियर है, ठीक है? अब इसको वो चेंज किस में करना चाहते हैं? हेल्दी बिहेवियर में। तो हेल्दी बिहेवियर क्या हो सकता है कि भई जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो उस टाइम के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करो या डीप ब्रीथिंग करो। मेडिटेशन तो आप कर नहीं पाओगे, डीप ब्रीथिंग करो, ठीक है? डीप ब्रीथिंग कर लो, थोड़ा वॉक कर लो,
थोड़ी फ्रेश एयर ले लो, ठीक है? छत पे वॉक कर लो, गार्डन में वॉक कर लो, या आप कुछ खेल लो उस टाइम में, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई गेम अच्छा लगता है तो वो गेम प्ले कर लो, चेस प्ले कर लो, या कोई भी आपको गेम खेलना अच्छा लगता है वो गेम खेल लो थोड़ी देर के लिए, अपना ध्यान भटका लो, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो। तो इस तरीके से एक हेल्दी वे में स्ट्रेस से डील किया जा सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा स्मोक करके ही स्ट्रेस को कम करना है। उससे स्ट्रेस तो भले ही कम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो बैंड बज जाएगी शरीर की वो तो अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है? तो अपने लंग्स क्यों डैमेज करने हैं भई सिगरेट फूँक के? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। देन फिर आ गया जी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। अब ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में क्या बेनिफिट होता है? उसके बेनिफिट होते हैं कि पर्सन जो है द वैल्यू द पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाते हैं, ये चीफ बेनिफिट है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे उनको क्वेश्चन थे, डाउट थे ना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ? व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ? क्या लाइफ इसके बियॉन्ड नहीं है सिर्फ मतलब खाओ खाओ, पियो, पढ़ो, लिखो, शादी करो, बच्चे करो और उसके बाद बूढ़े होके मर जाओ। क्या इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है? या मैं अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग क्रिएट कर सकता हूँ? जैसे कई लोग जॉब तो करते हैं लेकिन साथ में सोशल सर्विस भी करते हैं। तो उनसे उनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा किया है, मैं किसी के काम आया हूँ, मैंने किसी की मदद करी है, मैंने किसी को हेल्प करा है, तो मेरी ज़िंदगी के कुछ मतलब तो है। दिस गिव्स मी मीनिंग ऑफ लाइफ, यू नो। तो कुछ लोगों को सोशल सर्विस करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं, अपनी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो इस तरीके की चीज़ें, पर्सनल ग्रोथ करना और अपने बारे में समझ पाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग होना। हम अक्सर दूसरों के बोलते हैं कि इसकी तो मैं नस-नस से वाकिफ़ हूँ, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे भई तुम अपने आप को अच्छे से जानते हो क्या? तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस कि हम अपने प्रॉब्लम ही तभी होती है जब हम खुद को नहीं समझ पाते। दूसरों पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उनको समझने के लिए कि वो बंदा ऐसा क्यों है, भैया आप ये सवाल करो ना, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? तो ये सवाल आपको करना चाहिए भाई, मैं ऐसा क्यों हूँ? और मेरे को क्या करना है अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए? और अगर मुझे पता है कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? पहले तो आप अपनी साइकोलॉजी को समझो, दूसरे की साइकोलॉजी तो आप बाद में ही समझना। जो बंदा खुद की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहा, दूसरों को तो आप क्या ही समझोगे? तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी आपको इस चीज़ में हेल्प करती है। पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देन वन्स आपकी जो अचीवमेंट जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो भी आपके मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, उसको उसको समझने के लिए, अचीव करने के लिए वो सब हेल्प करती है। देन ड्यूरेशन क्या होता है जी ट्रीटमेंट का? ड्यूरेशन ऑफ द क्लासिकल साइको एनालिसिस अगर हम बोलें, मे कंट्रीब्यूट टू सेवरल इयर्स। देखो हमने ह्यूमनिस्टिक में पढ़ा था ना ड्रीम एनालिसिस के बारे में और फ्री एसोसिएशन, जो मैंने आपको बताया था कि वो साइको एनालिसिस का पार्ट है बेसिकली, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। ठीक है? साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं, उसका पार्ट है। तो उसमें काफ़ी साल भी जा सकते हैं। मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रूट कॉज़, बिल्कुल आपके जड़ तक प्रॉब्लम के जाते हैं, बिल्कुल बचपन में क्या हुआ था, वहाँ से शुरू होके और अब तक की सारा सफ़र आपका देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं कि आपकी जर्नी अभी तक की कैसे रही एज़ अ ह्यूमन पर्सन। आपने क्या-क्या आपने झेला, क्या-क्या आपकी साइकी पे रहा, ठीक है? जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या-क्या देख के बड़ा हो रहा है, किस माहौल में पल बढ़ रहा है और फिर उनका कहाँ से थिंकिंग पैटर्न वैसा बन रहा है, थॉट प्रोसेस उनकी कहाँ से आ रही है, कैसा वो महसूस करते होंगे, क्या चीज़ होंगी जिसकी वज़ह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, लेकिन वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ और वो दब गया कहीं, सबकॉन्शियस में क्या रह गया चीज़ें, जो जिसकी वज़ह से बिहेवियर ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें टाइम जाता है। तो ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थेरेपी चल सकती है। नाउ हाउएवर सेवरल रीसेंट वर्जन्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी आर कंप्लीटेड इन 10-15 सेशंस। कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जिसमें 10-15 सेशन में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई थिंक सीबीटी में भी 10-15 सेशन से ही लगते हैं। सीबीआई नहीं, सीबीटी। ठीक है, सीबीटी में भी 10-15 सेशंस ही होते हैं। ठीक है, नाउ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपीज़ जैसे सीबीटी वगैरह होते हैं, उसमें भी 10-15 सेशंस लगते हैं एंड एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ आर शॉर्टर एंड आर कंप्लीटेड इन फ्यू मंथ्स। तो एक्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है फ्यू मंथ्स में खत्म हो जाती है, साइको एनालिसिस को थोड़ा साल लगते हैं और सीबीटी वगैरह तो 10-15 सेशन में, कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी 10-15 सेशंस में कंप्लीट हो जाती है, साइकोडायनामिक भी। ठीक है? नाउ अगर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज़ जो हैं,
डिफर करती हैं मल्टीपल पैरामीटर्स पे। वो मल्टीपल पैरामीटर्स हमने 6 क्वेश्चंस के थ्रू देख लिया। हाउएवर दे ऑल शेयर कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल मीन्स एक कॉमन अगर आपको चीज़ बतानी हो इन तीनों थेरेपीज़ में, तो वो ये है कि तीनों ही थेरेपी अपने-अपने तरीकों से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो क्लाइंट को फ़ील होता है, उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो एक फैक्ट बात है ना? तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है, आपने पूरा लेक्चर्स देखा है, सुना है, प्लीज़ हेल्प माय चैनल ग्रो। Please like this video, share and subscribe to my channel because it will motivate me to continue this channel, to continue make such videos for you. So help me grow, guys. ठीक है? And I will see you next time. Till then, keep learning, keep revising, and make sure that you subscribe my channel. That's the best that you can do. Thank you so much. Bye.